Guys, welcome back to our channel. So today we will discuss class 12 political science paper of 40 marks. So let's start our first question. First, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the first Prime Minister of India? जवाहरलाल नेहरू. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई. The Indian National Congress was established in the following year, in 1885. And third question, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? When did the new economy policy start in India? In 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं? एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट. तो गुटनिरपेक्ष क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसा आंदोलन होता है जिसमें किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र नीति बनाना, स्वतंत्र होकर निर्णय लेना. तो सबसे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य था वो भारत था और वो पहले से ही था. तो कितने हैं? 120 स्टेट्स हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं एट प्रेजेंट. भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? विच इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मैकमोहन लाइन. और ये कब निर्धारण की गई? ये की गई 1914 में. मैकमोहन लाइन निर्धारण की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल में से किसने दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? तो ये दिया था कांग्रेस पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वो थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक गठबंधन किया था, एक गठबंधन दल बनाया था जिसका नाम है ग्रैंड अलायंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का अंग था? पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज द स्टेट ऑफ गुजरात फॉर्म्ड? 1960 में, 1 मई 1960. टेंथ क्वेश्चन, कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी? व्हेन डिड द स्प्लिट इन द कांग्रेस अकर्ड फर्स्ट टाइम? इन 1969. देन 1 मार्क्स क्वेश्चंस बट इनके ऑप्शंस नहीं है. देन 11th क्वेश्चन है, भारत में कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू किया गया है? विच लिंग्विस्टिक फॉर्मूला हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? त्रिभाषाई फॉर्मूला. त्रिभाषाई फॉर्मूला क्या है? इसमें 3 लैंग्वेज हैं. फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड हिंदी लैंग्वेज, थर्ड जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज है, वो इसमें शामिल है. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई? विच इकोनॉमी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था. तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों तरह की विचारधाराएं, दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं और हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है. 13th क्वेश्चन, भारत सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष हुई थी? In which year was the Treaty of Friendship signed between the India-Soviet Union? In 1971. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जारी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा किस वर्ष की गई? In which year the end of the state of emergency was announced? In 1977. आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की गई थी 1977 में, लेकिन आपातकाल की घोषणा कब की गई? 25 जून 1975. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? इन विच स्टेट वॉज द बोडो मूवमेंट लॉन्च्ड? इन असम. नाउ 2 मार्क्स क्वेश्चंस. 16th, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब शुरू हुआ तथा इसका नेतृत्व किसने किया? व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट? RTI. इन 2005. सूचना के अधिकार का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया. इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में हुआ. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंड अलायंस? इन 1971 के चुनाव से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने के लिए विरोधी दलों ने गठबंधन किया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। तो 1971 में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, हराने के लिए जो विपक्षी दल थे, विरोधी दल थे, उन्होंने गठबंधन किया और उसी का नाम क्या है? ग्रैंड अलायंस। वैसे तो ये 2 मार्क्स में एफिशिएंट है, बट अगर आप इसमें और लिखना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1967 के चुनाव में जब असफलता मिली और 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस में विभाजन हुआ था, तो उसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी पूरी क्षमता से अपनी सरकार नहीं चला पा रही थी। तो 1971 में उन्होंने मध्य अवधि चुनाव करवाने की घोषणा की। इस चुनाव में जो सभी विपक्षी दल थे, विरोधी दल थे, उन्होंने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। और इस ग्रैंड अलायंस में जो भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और MMP, जो ये सभी विरोधी दल हैं, ये सभी इसमें शामिल थे। तो इन सभी दलों ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक नारा दिया, इंदिरा हटाओ। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो लोगों ने इंदिरा गांधी का साथ दिया, ना कि इंदिरा हटाओ का। तो इन चुनाव में मतदाताओं ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत सारी बहुमत प्रदान की, वोट इंदिरा गांधी को दी। और इस जो सभी जन समर्थन लोगों ने इन्हें प्रदान किया और ग्रैंड अलायंस को चुनाव में निराशा पूर्ण अपनी जो ये गठबंधन था उसमें इन्हें हुई। तो फिर इन सब बातों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं ग्रैंड अलायंस में, तो आपका क्वेश्चन राइट माना जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विकास की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी जाती है? हु इज़ गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द प्लानिंग ऑफ इंडियन डेवलपमेंट? भारतीय विकास की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि विकास को दी जाती है। तो कृषि विकास को ही सबसे पहले प्राथमिकता इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? ये इसलिए दी गई क्योंकि भारतीय विकास के लिए सर्वप्रथम कृषि यानी खेती करनी आवश्यक थी, जिससे रोजमर्रा की फसलें जैसे गेहूं और चावल का उत्पादन करने के साथ साथ व्यापार के लिए भी फसल उगाई जाने लगी और उसके साथ साथ कृषि के साथ साथ लोग व्यापार से भी जुड़ गए और कृषि में विकास होने लगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th 3 मार्क्स क्वेश्चंस, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार चुनाव में भाग लेना राजनीतिक दलों की भूमिका है, रोल है। सेकंड पॉइंट, शासक दल या विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाना। तो इन्होंने विपक्षी दल, विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाई है। इनका यह एक लोकतंत्र में भूमिका है इनकी राजनीतिक दलों की। थर्ड पॉइंट है, लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करना, लोगों को पॉलिटिकली जागृत करना इनका कार्य है, इनकी बहुत भूमिका है इस कार्य में। एंड फोर्थ है, सरकार तथा लोगों में एक योजक का काम करना, गवर्नमेंट एंड पब्लिक में एक लिंक का काम करना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। आप इनमें से जो आपको 3 इजी पॉइंट्स लगे आप वो लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट होता क्या है, गुट निरपेक्षता होती क्या है। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है स्वतंत्र नीति, और भारत में बहुत सारे गुट निरपेक्ष देश हैं और गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, स्वतंत्र नीति। गुट निरपेक्षता में
जो बात आती है मेन वो है कि किसी गुट में शामिल नहीं होना। और गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण देश प्रत्येक समस्या पर उसके गुण या दोष पर विचार कर अपनी राय कायम करता है। गुटनिरपेक्षता की नीति है वह शांतिवादी, तो इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति को शांतिवादी की नीति भी कहा गया है। और गुटनिरपेक्षता का जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है शांति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व में शांति व्यवस्था और न्याय स्थापना के लिए प्रयासरत है। तो गुटनिरपेक्षता का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? शांति की व्यवस्था करना। सेकंड पॉइंट है आर्थिक न्याय। इसका उद्देश्य है विश्व में विद्यमान आर्थिक विषमताओं को दूर करके सभी देशों को आर्थिक न्याय के उपलब्ध कराने का समर्थन। थर्ड है निशस्त्रीकरण। सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट करके विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना है। तो बिना कोई भी वेपन्स के कोई भी विवाद को पीसफुली ढंग से उसका सॉल्यूशन करना गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है, इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार के कोई 3 लक्षण बताएं। मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है, 3 लक्षण बतानी है गठबंधन सरकार की। तो सबसे पहले तो गठबंधन सरकार होती क्या है? तो गठबंधन सरकार में बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन में 2 दल मिलकर सत्ता में आते हैं और पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाते हैं। और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कई दल मिलकर अपना साझा कार्यक्रम तैयार करते हैं और उसके आधार पर वे मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार का निर्माण प्राय उस स्थिति में किया जाता है। कब किया जाता है इसका निर्माण? तब किया जाता है जब या तो किसी एक दल को चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो या फिर 2 या 2 से अधिक दल मिलकर संयुक्त सरकार का निर्माण करना चाहते हों। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके लक्षण हैं कि एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। यह एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें बहुत सारे दल मिलकर कार्य करते हैं और सहयोग करते हैं। इसमें कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें कोई भी एक दल है वो अकेले संसद में जो बहुमत है वो प्राप्त करके सरकार नहीं बना सकता, सत्ता में नहीं आ सकता। देन थर्ड पॉइंट है कि गठबंधन सरकार बनने के बाद एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। तो गठबंधन सरकार कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद जो एक पार्टी है उसका प्रभुत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। देन 5 मार्क्स क्वेश्चंस 22 राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इसके जो मुख्य तत्व हैं वो हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता, भौगोलिक एकता, भावनात्मक एकीकरण। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व क्या है। तो कई बार इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाधक तत्व क्या है। तो वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता होती क्या है? अपने जो राष्ट्र के प्रति भावना, वो है सांप्रदायिकता। जब अंग्रेजों ने एक नारा दिया था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो भारत में लोगों पर उसका बहुत असर पड़ा था। तो 1947 में सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ और इस विभाजन के साथ ही भारत में सांप्रदायिकता समाप्त नहीं हुई और अनेक कारणों से सांप्रदायिकता बढ़ती गई। तो इसलिए यह राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्वों में आता है। सेकंड पॉइंट है जातिवाद, कास्टिज्म। तो जातिवाद क्या होता है? सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली एक बड़ी बाधा है और जातिवाद के तथ्यों ने लोगों को तुच्छ विचारों वाले मनुष्य बना दिया है, छोटे विचारों वाले मनुष्य बना दिया है और बहुत सारे लोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जाति हितों को प्राथमिकता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। थर्ड पॉइंट है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। देन क्षेत्रवाद क्या है?
हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारे क्षेत्र हैं और वो भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। कई भाषा के आधार पर बटे हैं, कई धर्म के आधार पर बटे हैं। तो लोगों की जो क्षेत्रवाद की भावना है वो इतनी बढ़ गई है कि राष्ट्रीय सरकार इन विवादों को संबंधित लोगों की प्रसन्नतानुसार हल नहीं कर सकती। और क्षेत्रवाद की इस भावना के कारण भारत में बहुत सारे पृथकवाद का स्वर भी उठा और यह राष्ट्र निर्माण का बाधक तत्व बन गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिक राजनीतिक दल, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस था वो बहुत कम था। देन इसको सांप्रदायिक राजनीतिक दल में क्या है, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो है भारत के कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सांप्रदायिक आधारों पर बने हुए हैं। कुछ ऐसे दल भी हैं जिनका संगठन जाति या भाषा के आधार पर किया गया है। और ऐसे जो राजनीतिक दल हैं वो दोनों ही धार्मिक और जातीय या फिर भाषाई भावनाओं को अपने राजनीतिक हितों के लिए उत्तेजित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं और राजनीतिक दल में धर्म का सहारा लेते हैं। और इसी तरह की नीतियाँ राजनीतिक दल में भी और राष्ट्रीय निर्माण में भी रुकावट सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी तथा निरक्षरता, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो गरीबी और निरक्षरता, गरीबी पॉवर्टी, भारत में बहुत सारी आबादी ऐसी है जो गरीब है और निरक्षरता भी हमारे जो भारत में है वो व्यापक स्तर पर पाई गई है। और ऐसे लोगों को राष्ट्र निर्माण के अर्थों का ज्ञान बहुत कम होता है और गरीबी और निरक्षरता से उनकी जो मुक्ति है वो नहीं हो पाती। तो इसलिए यह पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी नहीं जानती और ना इनको राइट्स का कोई नॉलेज है और न ही कोई अपने कर्तव्यों का, अपनी मोरल ड्यूटीज़ का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्हें कोई नॉलेज है। तो फिर यह भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाले बाधक तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट है अपर्याप्त संसाधन, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। तो संसाधन कुछ नेचुरल हैं एंड तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज, अपर्याप्त संसाधन, भारत में धन और पर्याप्त संसाधन की बहुत कमी है जिसके कारण राष्ट्र निर्माण के कार्यों में बाधा पहुंची है। यह पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे जो भारत में अपर्याप्त संसाधन है वो नहीं है और न ही कोई धन की, मनी की कोई भी समस्या है। द नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक अवसरवादिता, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो राजनीतिक अवसरवादिता क्या होती है? तो राजनीतिक अवसरवादिता, अपॉर्चुनिटीज़, राजनीतिक दलों में राजनीतिक अवसरवादिता पाई जाती है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती है और राजनीतिक व्यक्ति यह देखते हैं कि उनके दलों को राजनीतिक लाभ किस तरह से होगा। और अधिकतर जो नेता है उनके समर्थकों में अपने स्वार्थ हितों के अतिरिक्त राष्ट्र और समाज के हितों के विषय में सोचने और कुछ करने की कोई रुचि नहीं रखते। लेकिन ऐसी रुचि का अभाव होना हमारे राष्ट्र निर्माण के आदर्शों के लिए हानिकारक है, रुकावट है। तो ये थे हमारे राष्ट्र निर्माण में होने वाले बाधक तत्व। तो आप इनमें से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनसंख्या। तो हमारे जो भारत की जनसंख्या है वह बहुत बड़ी है और इसका हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक है, बहुत भूमिका है और बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इससे ये बाधक तत्वों में मेन है। सेकंड पॉइंट है निश्चित भूभाग। हमारे इंडिया का एक निश्चित भूभाग है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मनुष्य रहते हैं जिनको अपनी मातृभूमि और या फिर अपने जन्म स्थान से प्रेम है, लगाव है। तो निश्चित भूभाग है और मनुष्य को अपने जन्म स्थान से लगाव है और एक ऐसी भावना
वो एक ऐसी भावना के अंदर बंधी हुई हैं कि भारत की से लाखों की जनसंख्या में सिख इंग्लैंड, कनाडा और कई दूसरे देशों में गए हुए हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को सदा भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। अब तो इसमें निश्चित भूभाग में आप ऐड कर सकते हैं कि हमारे भारत की का एक निश्चित भूभाग है और यह हमारे राष्ट्र निर्माण के तत्वों में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो एक और पॉइंट हम बना सकते हैं वो है भौगोलिक। नेक्स्ट है भौगोलिक एकता, प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता, भौगोलिक एकता, भावनात्मक एकीकरण, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो मैं पहले डिस्कस करती हूँ कि भौगोलिक एकता क्या होती है। तो भौगोलिक एकता क्या होती है? भौगोलिक एकता में राष्ट्रवाद का विकास होता है जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रहता है तो उसे उस प्रदेश से लगाव हो जाता है, और यदि उसका जन्म भी उसी प्रदेश में हुआ हो तो वह उस राष्ट्र से, उस क्षेत्र की उसमें भावना वो पैदा हो जाती है। क्योंकि कई प्रकार के कबीले ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनमें राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो भौगोलिक एकता राष्ट्रवाद का विकास का महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण जो सोर्स है। हम इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं। भावनात्मक एकीकरण। भावनात्मक एकीकरण क्या है? भावनात्मक एकीकरण भारतीय राष्ट्र के लिए सामान्य हित बहुत ज़रूरी है। भावनात्मक एकीकरण बहुत ज़रूरी है। तो भावनात्मक एकीकरण क्या होता है? जब सभी लोग भावनात्मक तरीके से एक साथ जुड़े होते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो इसमें सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हित के तरीकों से समान होते हैं और उनमें एकता की उत्पत्ति होती है। और 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में जुड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो फिर यह है हमारे